प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की अपनी कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम ये जानें कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के ज्योग्राफी पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को हमें अध्ययन करना है। वर्तमान में हमारे पास में 2020 का पाठ्यक्रम उपलब्ध है और 2021 परीक्षाओं के लिए यदि इस पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन होता है तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में देखते आए हैं कि हमारे दो पेपर होते हैं, 75-75 नंबर के दो थ्योरी पेपर होते हैं और एक 50 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ सेकेंड ईयर में भी हमारा पहला जो पेपर है वो ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल है और दूसरा पेपर हमारा इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी यानी आर्थिक एवं संसाधन भूगोल है। मानव भूगोल का हमारा पेपर 3 इकाइयों के अंदर उसको विभक्त किया गया है। जो पहली इकाई है उसमें मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, विकास एवं इतिहास, मानव भूगोल के सिद्धांत और मानव भूगोल के उपागम यानी अप्रोचेस, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई है। यानी बेसिकली यहाँ पर मानव भूगोल के जो फंडामेंटल्स हैं, आधारभूत बातें हैं, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके पश्चात विडाल डी लब्लाश, ब्रून्स और हटिंगटन, 3 जो हमारे प्रख्यात मानव भूगोलवेत्ता हैं, उनके अनुसार मानव भूगोल के तत्व यानी क्या कंटेंट्स हैं मानव भूगोल के, उसके ऊपर चर्चा की गई है। इसके पश्चात मानव भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। यदि हम देखें टेक्निकली तो भूगोल को 2 बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का अध्ययन हमने फर्स्ट ईयर में किया है। सेकेंड ईयर में हम जब मानव भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये जान लें कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ी शाखा है, भूगोल की 2 बड़ी शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा है और इसके अंदर फिर बहुत सारी जो है मानव भूगोल की अनेकों शाखाएं हम देखते हैं, जिसमें कि आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल इत्यादि अनेकों शाखाएं हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मानव पर्यावरण संबंध की अवधारणाएं, यानी प्रकृति और मानव के बीच में जो संबंध है उसको लेकर के भूगोल में किस प्रकार की अवधारणाएं हैं। और फिर भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा, यानी भूगोल के अंदर उन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ बात कर रहे हैं जहाँ पर कि हमारे को 2 अलग अलग तरह के व्यूज़ देखने को मिलते हैं, यानी जहाँ पर एक मतैक्यता नहीं है, 2 अलग अलग तरह की डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है, अपोजिंग कॉन्सेप्ट एक साथ हम भूगोल के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम मानव जाति की प्रजातियों का विभाजन, स्थानीय वितरण, प्रजाति समूह के भौतिक एवं सामाजिक प्रारूप, मानव जातीय वर्ग, जनजातीय वर्ग और उनके समूहों का विश्व एवं भारत में वितरण, यानी इसमें हम जो विभिन्न रेसेस हैं, मानव की जो नस्लें हैं, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। जो मानव की नस्लें हैं उनको किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, उनका क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार से, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में किस प्रकार से हुआ है, उनके किस प्रकार के भौतिक और सामाजिक लक्षण हम देख सकते हैं, साथ ही उनका पूरे दुनिया के साथ साथ भारत में किस प्रकार से वितरण है, इसके ऊपर चर्चा की गई है। यूनिट 2 में हम देखें तो यूनिट 2 में हम बात करेंगे फर्स्ट मानव जाति की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियाँ, जिसमें भोजन, एकत्रीकरण, आखेट, मछली पकड़ना एवं स्थानांतरणशील कृषि। यदि हम बात करें कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं मानव की, तो उसको हम कई भागों में बांटते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़, और फिर कई सारे जो विद्वान हैं उन्होंने 4 या 5 भागों में भी आर्थिक क्रियाकलापों को बांटा है। तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि भोजन, एकत्रीकरण, आखेट, मछली पकड़ना और स्थानांतरणशील कृषि, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। और फिर इसके पश्चात यहाँ पर कुछ जनजातियों के बारे में बात की गई है। जो लोग बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, बहुत रिमोट एरिया के अंदर रहते हैं, और चूँकि ये लोग अभी आर्थिक रूप से उतने पिछड़े हुए हैं कि अभी भी ये जो हमारी जो प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं, वो सब काम करते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है।
इनको हम कुछ वर्गों में यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ठंडे प्रदेश के जो लोग हैं जैसे कि एस्किमो, गर्म प्रदेश के अंदर बुशमैन, पिग्मी और बद्दू लोग, पठारी प्रदेश के एग्जाम्पलरी ट्राइब्स के रूप में हम किर्गिज, मसाई और गोंड लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हम गुर्जर, जो नागा और खासी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और मैदानी प्रदेश में भील और संथाल आदि जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां तथा आधुनिक समाज में उनका अनुकूलन, यानी ये सब जो ट्राइबल लोग हैं ये किस प्रकार से इकोनॉमिक प्रैक्टिस करते हैं और इनका अपने पर्यावरण के साथ में किस प्रकार से एडजस्टमेंट है, इनकी किस प्रकार की सामाजिक विशेषताएं हैं और ये जो अपने आसपास के जो आधुनिक समाज है उसके साथ में किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें इस पार्ट में कही गई हैं। जो अदर पार्ट, दूसरा पार्ट इसमें हम देख रहे हैं वो उसमें जनसंख्या वितरण, विश्व वितरण प्रारूप, भौतिक आर्थिक और सामाजिक घटकों का स्थानिक वितरण पर प्रभाव, जनाधिक्य जनाभाव और अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा, शून्य जनसंख्या वृद्धि, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, यानी हम एक तरह से पॉपुलेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या का वितरण प्रारूप क्या है और ये वितरण प्रारूप किस प्रकार से भौतिक आर्थिक और सामाजिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है, यानी जनसंख्या के पूरी दुनिया में वितरण पर ये जो इकोनॉमिक, फिजिकल और जो सोशल कंपोनेंट हैं वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जनाधिक्य और जनाभाव के बारे में बात की गई है, यानी ओवर पॉपुलेशन और लेस पॉपुलेशन, तथा अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की अवधारणा, यानी अनुकूलतम जनसंख्या किस प्रकार से होनी चाहिए, कितनी जनसंख्या है जिसे कि हम बिल्कुल सही माने, अच्छा माने। शून्य जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा जहाँ पर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे पर बात की गई है। और जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, यानी पॉपुलेशन ट्रांजिशन, यानी जनसंख्या किस प्रकार से, यदि हम पूरी दुनिया के इतिहास को देखें तो किस प्रकार से अलग अलग देशों के एक्सपीरियंस में जनसंख्या की किस प्रकार की वृद्धियां दर्ज की गई हैं और किस प्रकार से उतार चढ़ाव जो हैं वो समय के साथ में देखे गए हैं, इस सब के ऊपर बात की गई है। यूनिट 3 में हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्थानांतरण यानी माइग्रेशन के ऊपर बात है। आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, इंटरनल यानी जो कि देश के भीतर स्थानांतरण है लोगों का, और अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश के अंदर जो स्थानांतरण है लोगों का, उसके ऊपर चर्चा है। स्थानांतरण के सामान्य नियम, मानव विकास की अवधारणा यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी यहाँ पर बात की गई है। कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या है। भारत के जनसंख्या प्रदेश, भारत के अंदर जो जो प्रदेश हैं, विभिन्न जनसंख्या प्रदेश हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं गत्यात्मक, विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित जनसंख्या प्रदेशों के रूप में। तो यहाँ पर वो बात की गई है। भारत में जनाधिक्य की समस्या, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है जिसकी कि विशाल जनसंख्या है, और कई बार हम देखते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इस जनसंख्या या जनाधिक्य के कारण जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। साथ ही इसके उपचारात्मक उपाय, इसको, इस जनाधिक्य को फेस करने के लिए, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, रेमेडियल हमारी अप्रोचेस क्या हो सकती हैं और सरकार क्या नीतियां इसके लिए तय कर रही है या जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके पर बात है यहाँ पर। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें, और भारत की जनसंख्या नीति। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अधिवास या सेटलमेंट्स के ऊपर बात की गई है। अधिवास का मतलब है कि मानव की बस्तियाँ। तो अधिवासों की उत्पत्ति एवं प्रकार, मानव के जो विभिन्न अधिवास हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और उसके क्या प्रकार हैं। तो मेनली दो प्रकार के अधिवास हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक रूरल सेटलमेंट है, ग्रामीण अधिवास हैं, और दूसरे अर्बन एरियाज़ हैं या नगरीय अधिवास हैं। तो इसके आगे इसमें ग्रामीण अधिवासों के ऊपर चर्चा है। ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, मकानों के प्रकार तथा निर्माण सामग्री, और भारत की ग्रामीण बस्तियाँ। तो मकानों के प्रकार के ऊपर है, मकानों को निर्माण के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, और भारत की ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के प्रतिरूप हैं, उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। नगरीय अधिवास में नगरों के बारे में यहाँ पर बात है। नगरों की उत्पत्ति, नगरों के प्रतिरूप, नगरों के जो पैटर्न्स हैं,
कार्य प्रधानता के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, यानी अलग अलग नगरों को हम उनके कार्यों के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचानते हैं, वर्गीकृत करते हैं। नगरों के कार्य क्षेत्र, एक ही नगर के अंदर उसके अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के कार्यों की प्रधानता होती है, जिसके आधार पर नगरों के कार्य क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। क्रिस्लर का सिद्धांत। क्रिस्लर एक जर्मन नगरीय भूगोलवेत्ता हैं और उन्होंने नगरों के वितरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में यहाँ पर बात है। इसके बाद में अम्लैंड यानी नगरीय प्रभाव क्षेत्र, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन एवं समस्याएं, नगरीकरण की समस्याएं, यानी नगरीकरण की वृद्धि से लगातार अधिकाधिक लोगों के नगरों में बसाव के कारण किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। गंदी बस्तियां या मलिन बस्तियां, जो स्लम एरियाज डेवलप हो गए हैं नगरों के आसपास, और नगरीय नियोजन, यानी किस तरह से प्लान्ड वे में नगरों को विकसित किया जाए या नगरों की किस प्रकार से प्लानिंग किया जाए, उसकी कंसेप्ट और उसकी जो सिद्धांत हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीन हमारी ये जो इकाइयाँ हैं उसमें हम विस्तार से यहाँ पर मानव भूगोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा हमारा पेपर जो है वो इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी है। मानव भूगोल की एक सबसे प्रमुख शाखा के रूप में हम इसे जानते हैं, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। इसे भी तीन इकाइयों में विभक्त किया गया है। प्रथम इकाई में आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, संकल्पनाएं, आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक और मानव की आर्थिक क्रियाएं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, ये सब इसके अंदर चर्चा की जानी है। तो यहाँ पे भी शुरुआत में हम देखेंगे कि आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, संकल्पनाएं आदि आर्थिक भूगोल के फंडामेंटल्स के ऊपर बात की गई है। और फिर आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न जो पर्यावरणीय कारक या भौतिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, जो कि किसी क्षेत्र के अंदर आर्थिक क्रियाकलापों को या आर्थिक क्रियाकलापों की जो उपस्थिति है उस या अवस्थिति है उसको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। मानव की आर्थिक क्रियाएं, जो मानव के समस्त आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उसको हम ब्रॉडली तीन भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वो विभाजन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके पश्चात यहाँ पर कृषि के ऊपर चर्चा है। कृषि के प्रकार, यानी कृषि के जो विभिन्न प्रकार हम दुनिया के अलग अलग भागों में या किसी एक देश के विभिन्न भागों में अलग अलग जो प्रैक्टिस देखते हैं, उसके बारे में बात है। विश्व के कृषि प्रदेश, पूरी दुनिया के अंदर जो कृषि के प्रतिरूप हैं उसके आधार पर कृषि के प्रदेश डिफाइन किए गए हैं, उनके ऊपर बात है। प्रमुख फसलों का वितरण एवं उत्पादन तथा कुछ जो प्रमुख फसलें हैं जो कि एग्जाम्पलरी फसलों के रूप में यहाँ पर ली गई हैं, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर उनका किस प्रकार से वितरण है, यानी वो कहाँ कहाँ पर उगाई जाती हैं और उनका उत्पादन की मात्रा कितनी कितनी है, इसके बारे में बात की गई है। तो इन फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी, ये कुछ फसलें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। यूनिट 2 में खनिजों के ऊपर बात है, प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण, उत्पादन, जिसमें लौह, तांबा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, कोयला और पेट्रोलियम। तो ये दुनिया के प्रमुख खनिज हैं जिसके बारे में यहाँ पर बात है। लोहे के बारे में, तांबे के बारे में, एल्यूमिनियम, और फिर ऊर्जा संसाधनों के रूप में यूरेनियम, कोयला और पेट्रोल के बारे में बात की गई है। तो पूरी दुनिया में इनका कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है और उसका जो प्रारूप है वो किस प्रकार का है, इसके बारे में यहाँ बात की जाएगी। प्रमुख विनिर्माण उद्योग तथा स्थानीयकरण, जिसमें कि मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, उनके बारे में बात है, तथा वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर ही क्यों डेवलप हुई हैं, उनका स्थानीयकरण वहाँ पर क्यों हुआ है, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, इस सब के ऊपर यहाँ पर चर्चा है। जिसमें लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, साथ ही विश्व के औद्योगिक प्रदेश, पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उसके ऊपर बात है। विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड, पूरी दुनिया के अंदर जो व्यापार है विभिन्न देशों के बीच में, उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। एवं परिवहन तथा परिवहन के विभिन्न साधन, उनकी मात्रा, उनका जो प्रारूप है, उसके ऊपर यहाँ बात है।
डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन जो है जो कि आज की दुनिया की हमारी हकीकत है और एक प्रकार से हम बहुत बार इसकी चर्चा करते हैं, तथा इसका विकासशील देशों पर प्रभाव, जो हमारे विकासशील देश हैं उनका इस तमाम डब्ल्यूटीओ और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका एक एनालिसिस यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 के अंदर संसाधन की परिभाषा, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का मूल्यांकन, ये सब बात की गई है। ये एक तरह से जब हम रिसोर्स ज्योग्राफी को देखते हैं तो ये एक प्रकार से हमारे जो इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है उसी को कंटेंट को एक नए तरीके से देखने के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में ये विकसित हुई है। यहाँ पर हम उत्पादनों की जगह जो हमारे जो आर्थिक उपादान हैं उनको हम किस प्रकार से लंबे समय तक प्रयोजनीय बनाए रख सकते हैं, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। तो हमारी संसाधन की परिभाषा यानी हम किसे रिसोर्स कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, रिसोर्स को किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, संसाधनों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन है, प्राकृतिक संसाधन, फिर कुछ प्राकृतिक संसाधनों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, उनका वितरण, दोहन और संरक्षण, यानी उनका किस प्रकार से वितरण है, पूरी दुनिया में किस प्रकार से वे वितरित हैं, उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, किस प्रकार से उनका उपयोग किया जा रहा है, और उनका संरक्षण जो है उसकी क्या आवश्यकता है या उनको किस प्रकार से संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें प्रमुख जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो वन, जल, मृदा और जैव विविधता, 4 प्रमुख संसाधन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके पश्चात सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बड़ी कॉन्सेप्ट है हमारी दुनिया की, जिसके बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो आर्थिक विकास है वो लंबे समय तक प्रयोजनीय बना रहे और इस विकास को हम मेंटेन कर सकें। और लास्टली विश्व के संसाधन प्रदेश, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो विभिन्न भागों में जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके आधार पर उस पूरी दुनिया के भागों को हमने संसाधन प्रदेश के रूप में किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया गया है, तो विश्व के संसाधन प्रदेश। इन 2 थ्योरी पेपर्स के पश्चात हमारा जो तीसरा जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है इसके ऊपर भी अपन एक छोटी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और इनसे संबंधित जो शीट्स हैं वो हमें अपनी फाइल में बनानी है। इस प्रायोगिक भूगोल के अंदर हमें जिन चीज़ों के बारे में बात करनी है, नंबर 1 फोटोग्राफिक चिन्हों के उपयोग व प्रकार, नंबर 2 बिंदु रेखीय व क्षेत्रफल चिन्ह वितरण मानचित्रों का वर्गीकरण, नंबर 3 में हम देखें जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का चित्रण, जिसमें कि वितरण के लिए बिंदु विधि, घनत्व के लिए कोरोप्लेथ विधि, वृद्धि दिखाने के लिए वृत्त आरेख, आयु एवं लिंग संरचना जिसके लिए कि हम पिरामिड आरेख का प्रयोग करते हैं, और ये पिरामिड आरेख को हम 2-3 प्रकार के यहाँ पे देख सकते हैं, साधारण, अध्यारोपित एवं मिश्रित पिरामिड आरेख। और फिर नगर ग्रामीण जनसंख्या जिसको भी एक साथ दिखाने के लिए हम मैप के ऊपर बिंदु एवं वृत्त और बिंदु एवं गोलीय विधि, स्टेल्जन बोर और स्टैंडिजियस जो मेथड है उसका हम उपयोग करते हैं। यदि हम मोटे रूप में देखें तो हमारे बीएस सेकेंड ईयर के सिलेबस में 2 बड़ी चीज़ें हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। पहला हमारा मैप्स के ऊपर है और दूसरा हमारा डायग्राम्स के ऊपर है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिंदु संख्या 2 में वितरण मानचित्रों का वर्गीकरण एक बड़ी योजना है, जिसके अंदर कि हम विभिन्न प्रकार के वितरण मानचित्र या डिस्ट्रीब्यूशन मैप के ऊपर बात करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बिंदु संख्या 3 से हम डायग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के डायग्राम्स हैं और वो किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रयोजन के आधार पर विभिन्न जो डायग्राम हैं उनको यहाँ पर डिटेल किया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बिंदु संख्या 4 में कृषि संबंधी आंकड़ों का चित्रण यदि हमें करना है तो उसके लिए हम किस प्रकार के डायग्राम्स उपयोग कर सकते हैं। इसमें भूमि उपयोग दिखाने के लिए विभाजित वृत्त आरेख या व्हील डायग्राम का उपयोग किया जा सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फसलों का उत्पादन दिखाने के लिए वर्ग एवं आयत विधि, कुल फसल क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत दिखाने के लिए कोरोप्लेथ, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और फसलों का वितरण
दिखाने के लिए बिंदु या चिन्ह विधि का उपयोग। नंबर 5, औद्योगिक आंकड़ों का चित्रण। तो औद्योगिक आंकड़ों का चित्रण करने के लिए उत्पादन एवं व्यापार, इसमें हम देखें तो इसमें बहुरेखीय ग्राफ, बैंड ग्राफ, स्टिका पुंज, ब्लॉक पाइल जिसे हम कहते हैं, और दंड आरेख जिसमें कि साधारण, संयुक्त और बहुदंड आरेख हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमारे जो इंडस्ट्रियल डेटा होता है उसको दिखाने के लिए हम ये तमाम जो डायग्राम्स हैं उसका और मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से यातायात संबंधी आंकड़ों का चित्रण करने के लिए यातायात प्रवाह आरेख या ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम जिसे कहते हैं वो हम बना सकते हैं। नंबर 6 में जलवायु मानचित्र और आरेख। यदि हम जलवायु का डेटा यदि प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए या उसको मानचित्र पर दिखाना है तो उसके लिए हम किन विधियों का उपयोग करना है यहाँ पे, तो सम्मान मानचित्र यानी आइसोप्लैथ मैप्स, जिसमें कि समदाब, समताप और समवर्षा यहाँ पर है। तो आइसोबार्स, आइसोथर्म्स और आइसोहाइड्स किस प्रकार से ड्रॉ की जा सकती हैं और आइसोप्लैथ मैप बनाए जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर साधारण मिश्रित पवन आरेख, विंडरोजेस के बारे में बात है, तथा कुछ और जो ग्राफ हैं यहाँ पर जिन्हें कि हम जलवायु मानचित्रण और उनको उनके आरेख बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिसमें क्लाइमोग्राफ, हीदरग्राफ और क्लाइमेटोग्राफ यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके पश्चात जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट ईयर में हमारे पास में प्लेन चैन टेप सर्वे था, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर में हमारे पास में सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्लेन टेबल है, समपटल सर्वेक्षण, और इसके अंदर जो विधियाँ प्रयोग करनी है उसमें विकिरण या रेडिएशन मेथड जो है हमारा, प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन मेथड, और पुनः स्थिति निर्धारण यानी रिसेक्शनिंग जो है वो यहाँ पर 3 मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। रिसेक्शनिंग के अंतर्गत 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स और 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स, द्विबिंदु और त्रिबिंदु समस्याएं हैं यहाँ पर, और यांत्रिक विधियाँ जिसमें कि लानोस, बेसल और प्रयास में त्रुटि सुधार विधि या प्रयास व त्रुटि सुधार विधि जिसमें कि हम जिसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। और लानोस और बेसल जो है ये भी 2 इसी प्रकार की कार्टोग्राफिक मेथड है कि किस तरीके से हम रिसेक्शनिंग कर सकते हैं। नंबर 8 में भारतीय क्लाइनोमीटर के बारे में बात है। क्लाइनोमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कि हम जनरली प्लेन टेबल के साथ में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंग, इसकी प्रयोग विधि एवं विभिन्न दूरस्थ बिंदुओं की ऊंचाई ज्ञात करना। तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम किसी भी जो कोई हमारा लक्ष्य है उसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस जो इंस्ट्रूमेंट है उसके विभिन्न पार्ट्स क्या हैं, उससे काम करने की हमारी विधि क्या हो सकती है, और इससे किस प्रकार से दूरियों, ऊंचाइयों का मापन किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमें बीए सेकेंड ईयर के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। हमारे 2 पेपर, मानव भूगोल और दूसरा पेपर हमारा जो है वो आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, और एक हमारा जो प्रैक्टिकल जिसके अंदर की हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है।